उन्होंने प्रेस रिलीज के जरिए से बताया कि तेलंगाना प्रांत से आने वाले ओवैसी तेलंगाना में सिर्फ हैदराबाद के पुराने शहर के तथाकथित नेता हैं। ये कह रहे हैं कि ये ओवैसी साहब हैदराबाद के सिर्फ तथाकथित नेता हैं, मगर इनको मालूम होना चाहिए कि जब भी राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं तो कांग्रेस वहां पर अपने लबों को सिल करके और अपने शुतुरमुर्ग की तरह अपने गर्दन को रेत में छिपा लेती है। मगर उस वक्त मुल्की पैमाने पर अगर कोई अपोजिशन का काम करता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही करते हैं। आगे कांग्रेस कहती है कि तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। तेलंगाना की एक ऐसी पार्टी है जिसका अस्तित्व ही 9 सीटों पर चुनाव लड़ना हो, वो बिहार सीमांचल की 24 सीटों पर किसकी मदद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं कांग्रेस के लोगों तक ये बात को पहुंचाना चाहता हूं और बिहार की गयूर आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी और एजेंडे वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए है। और हैदराबाद के अंदर आपके बिहार में महागठबंधन के नाम पर नीतीश कुमार जी ने वोट लिया और वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ करके सरकार बना ली। और उसके बाद हैदराबाद में एमआईएम जहां है, एमआईएम ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कदम को जमीन से उखाड़ फेंका। हैदराबाद के अंदर क्या पूरी तेलंगाना में एक भी एमपी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है और सिर्फ एक विधायक डी राजा वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो अगर किसी ने बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम किया है तो वो एमआईएम ने उखाड़ फेंकने का काम किया है कि तेलंगाना में एक भी एमपी नहीं है बीजेपी का और सिर्फ एक विधायक है तेलंगाना में। आगे बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो राजनीतिक दल अपने खुद के प्रदेश तेलंगाना के पुराने शहर के बाहर नहीं लड़ता, वो महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, बिहार जैसे प्रांतों में आखिर क्यों चुनाव लड़ता है। तो जनाब यह सवाल कांग्रेस के मुंह में उस वक्त क्यों नहीं आया जब नरेंद्र मोदी साहब गुजरात से चल करके उत्तर प्रदेश को आते हैं, तब यह सवाल नहीं आया। कॉन्स्टिट्यूशन एमआईएम को वो राइट देता है कि वो कहीं भी जाकर के देश के किसी भी हिस्से में इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। ये आपका सवाल मुकम्मल तरीके से बेबुनियाद है और इस तरीके की बेबुनियाद बातें ये रिक्शे वाले करते हैं। मुल्क की बड़ी अपोजिशन पार्टी इस तरीके के सवाल, बेतुके सवाल को नहीं करती। आगे तीसरे नंबर पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना में ओवैसी साहब गठबंधन सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति से हैं, टीआरएस तो मोदी समर्थक हैं, अर्थात टीआरएस पीठ पर सवार असदुद्दीन ओवैसी फिर क्या मोदी समर्थक नहीं। अगर किसी ने आरएसएस के एजेंडे को रोकने का काम किया, किसी ने बीजेपी के एजेंडे को कंडेम किया, तो वो वाहिद और वाहिद वो असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम है। कांग्रेस पार्टी के लोगों, ये सवाल करने से पहले आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि 2014 से लेकर के 2019 में दूसरी बार सरकार वो कैसे भारतीय जनता पार्टी की बनी। 2014 में एमआईएम ने सिर्फ मुल्क की 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, 2019 में एमआईएम ने 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, 2014 में 2 सीटों में 1 सीटें कामयाब हुई, 2019 में 3 सीटों में 2 सीटें कामयाब हुई। तो यह सवाल है कि आपकी नाकामी ये बता रही है कि आप अपनी नाकामी को छिपाना चाहते हैं। चौथा, ये कहते हैं कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब बसपा के साथ गठबंधन में है, बसपा ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में भाजपा को समर्थन दिया है, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एमआईएम परोक्ष रूप से भाजपा समर्थक क्यों नहीं है। मैं दर्जनों ऐसी चीजें बता सकता हूं कि जिससे यह साबित हो जाएगा, यह आपका इल्जाम है, जिससे साबित हो जाएगा कि कांग्रेस आरएसएस की विंग्स बनकर के काम करती है। और जहां तक रही बसपा के मुतालिक, मैं बसपा का तर्जुमान तो नहीं, मगर इतना बताना चाहता हूं कि मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 दिन पहले कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी, मगर मैं किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी। और मैं दर्जनों ऐसे वाकयात बता सकता हूं जो ये इल्जाम आपने लगाए आयद किए हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब परोक्ष रूप से भाजपा समर्थक हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब
कि जब आजादी के बाद देश की जब पहली सरकार बनी पूर्ण बहुमत की जवाहरलाल नेहरू जी की, तो आखिर में क्या जरूरत थी कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कांग्रेस पार्टी ने मिनिस्टर बनाया? आखिर में ऐसी क्या जरूरत थी? यह क्या साबित नहीं करता कि आप शुरू से आरएसएस के एजेंडे पर चल रहे हैं? आप उस वक्त की जनसंघ पार्टी जो आज बीजेपी है उसके समर्थक रहे हैं, उसके नेताओं को फरोग दिया है। जब आरएसएस पर बैन लगा तो कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने आरएसएस पर से बैन हटाया। क्या यह साबित नहीं करता है कि कांग्रेस पार्टी आरएसएस की विंग्स बन करके काम कर रही है? दूसरी बात कि अंग्रेजों के वक्त से मुसलमानों को धारा 341 के तहत गरीब पासमानदा दलित तबके को, मुस्लिम दलित को आरक्षण मिलता था। उस आरक्षण को संविधान की धारा 341 में अमेंडमेंट करके उस धारा को अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन को छीन लिया गया। उसके बाद क्या किया? एक बार फिर धारा 341 में अमेंडमेंट किया और मुसलमानों का धर्मांतरण कराने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने कि मुसलमान अगर धर्म परिवर्तन कर लेगा, हिंदू मजहब अख्तियार कर लेगा तो उसको आरक्षण का फायदा मिलेगा। क्या यह आरएसएस की पॉलिसी और एजेंडा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने नाफिज किया, जिस पर कांग्रेस पार्टी चल रही थी? जिन जगहों पर व्यापार में मुस्लिम कम्युनिटी के हाथ में व्यापार था, उत्तर प्रदेश के अंदर मुरादाबाद में बर्तन का कारोबार, फिरोजाबाद में चूड़ी का कारोबार, भदोई में कालीन का कारोबार, बनारस में साड़ी का कारोबार, भिमंडी में कपड़े का कारोबार, इस तरीके से मुख्तलिफ कारोबार थे। वो कारोबार मुसलमानों से छीन लिए गए। वो इख्तियार कांग्रेस का था। क्या यह साबित नहीं करता है कि कांग्रेस पार्टी आरएसएस की एजेंट बनकर के, बीजेपी की एजेंट बनकर के काम कर रही है? आगे ये इल्जाम लगाते हैं एमआईएम के ऊपर कि हैदराबाद में पिछले 15 दिनों से जल भराव में, हैदराबाद में बाढ़ आई हुई थी, जल भराव में 15 लोग मर गए और तेलंगाना में कुल 50। आप अपने संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में जल भराव से मरने वाले लोगों की खैर खबर लेने के बजाय ओवैसी जी सीमांचल को बाढ़ मुक्त करने के झूठे वायदे कर वोट बटोरने में व्यस्त हैं। जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अपने संसदीय क्षेत्र में जल भराव होने वाली मौतों को नहीं रोक सकता, वह सीमांचल में बाढ़ प्रबंधन का क्या इंतजाम करेगा? अज़ीज़ान मोहतरम, हैदराबाद कोई हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। हैदराबाद के अंदर ओवैसी साहब ने मुल्क के ऐसे पॉलिटिशियन हैं, मुल्क के वो ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि 12 बजे रात में जैसे हैदराबाद के अंदर पानी आया और वो शख्स नहीं शख्सियत वो आवाम के बीच में पहुंचा और कमर तक पानी में खड़े होकर के लोगों तक रिलीफ पहुंचाया। ऐ कांग्रेस के लोगों, तुम्हारे यहां तो सियासत तुम्हारे कदमों में थी। कितनी बार राहुल गांधी जी हेलीकॉप्टर से दौरा करके सिर्फ आवाम के अंदर एक वो किया, मगर कभी बाढ़ में उतर करके राहुल गांधी जी नहीं गए, प्रियंका गांधी जी नहीं गई, सोनिया गांधी जी नहीं गई, राजीव गांधी जी नहीं गए, इंदिरा गांधी जी नहीं गई। एक इकलौता पार्लियामेंटेरियन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है जो 12 बजे रात में, उनकी रैलियां इसके पहले भी लगी हुई थी मगर वो सारी कैंसल्ड कर दी। और साहब आपके पास कांग्रेस के लोगों इख्तियार था, आपके पास इख्तियार था, क्यों नहीं रोक पाए आप? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि बाढ़ग्रस्त एरिया हैदराबाद में जाएं? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आपके वो कहां है वो विधायक लोग? वो हैदराबाद में क्या रिलीफ पहुंचाई उन्होंने? और ये तो एमआईएम थी कि जिसने तुरंत वहां के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से बात किया और लोगों तक तुरंत रकम को पहुंचाया। जिन जिन लोगों को 1-1 लाख रुपए के रकम या जो मुनासिब रकम थी वो पहुंचाया, सबको जो जरूरियात थी वो पहुंचाया, राशन पहुंचाया। कांग्रेस के लोगों किस गुमान में है आप? इख्तियार तो आपके पास था, एमआईएम के पास इख्तियार नहीं है। एमआईएम के पास हैदराबाद में एक एमपी और 7 विधायक ही है, मगर उसके बावजूद उन्होंने जो काम किया एमआईएम ने वहां पर, वो
काबिल कबूल काम है और इसीलिए आप वहां पर जोर लगा देते हैं। मोदी जी और राहुल जी एक हो जाते हैं हैदराबाद सीट हराने के लिए, मगर उसके बाद भी आप हरा नहीं पाते हैं। वो यही काम है जिसके बदौलत वहां की जनता आप लोगों को नकार देती है। और इंशाअल्लाह ताला अब सीमांचल में एमआईएम जीतेगी, उसके बाद एमआईएम कांग्रेस के लोगों तुम्हें सिखाएगी कि देखो बाढ़ग्रस्त इलाकों में रिलीफ कैसे पहुंचाई जाती है और बाढ़ग्रस्त इलाकों में किस तरीके से काम किए जाते हैं। ये एमआईएम आप लोगों तक ये सिखाएगी आप लोगों को। आगे ये कहते हैं कि फूट डालो बंटवारा करो, कि भाजपाई रणनीति ओवैसी जी अब सीमांचल में भी ले आए। जो कि हाट अररिया श्री सरफराज आलम के खिलाफ उन्होंने सगे भाई शहनवाज आलम एमआईएम को उम्मीदवार बनाकर परिवार तक का वोट बांट डाला। ऐसे लोगों को बिहार और सीमांचल में क्या करेंगे? भाई भाई को अगर किसी ने लड़ाया तो वो कांग्रेस के लोगों, राजद के लोगों आपने लड़ाया। एक पार्लियामेंटेरियन को अगर भाई भाई को किसी ने लड़ाया जो कि हाट में, तो वो राजद के लोगों और कांग्रेस के लोगों वो आपने लड़ाया। और उनके जो बड़े भाई सरफराज साहब के जो बड़े भाई थे वो संसद के लिए हैं। बैरिस्टर साहब ने कहा कि अगर आप समर्थन करिएगा इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि रात में इंशाअल्लाह ताला बड़ा भाई कुर्बानी दे करके आगे का पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारी करेंगे और समर्थन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर ओवैसी साहब ने कहा कि मैं खुद प्रचार करूंगा संसद के इलेक्शन में। और भाई भाई को लड़ाने की बात करते हैं कांग्रेस के लोगों। यकीनन यह है कि हिंदू हमारा बड़ा भाई है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो नफरत फैलाने का काम किया है, उसको फरोग दिया है, वो कांग्रेस के लोगों आपने किया है। पूरे मुल्क की भाईचारगी को आरएसएस के एजेंडे पर ला करके आपने निशाना बनाया है। आज आप भाई भाई की बात कर रहे हैं। भाई भाई को लड़ाने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। साहब फोन आ रहे हैं अज़ान मोहतरम, जो काम किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाई भाई को लड़ाने की बात मत कीजिए मोहतरम जनाब। अगर चाहता राजद, अगर राजद चाहता तो छोटे भाई का मान और सम्मान में वो बड़े भाई को टिकट नहीं देता, मगर सबसे ज्यादा भाई भाई को लड़ाने का काम किया है तो वो राजद और कांग्रेस ने किया है। और इंशाअल्लाह ताला उनके बड़े भाई पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे उन्होंने कहा कि एक छोटा सा राजनीतिक दल 2014 में सत्ता में आने के बाद याकाएक किसके इशारों पर हेलीकॉप्टरों से प्रचार करता है, बड़े बड़े शामियानों में जलसे करता है। अज़ान मोहतरम, आपको एमआईएम की ताकत का अंदाजा नहीं है। एक एमआईएम के सांसद थे सालार मिल्लत सलाउद्दीन ओवैसी साहब। आपकी पॉलिटिकल गॉडफादर इंदिरा गांधी जी को दारुस्सलाम को आना पड़ा था। यह याद रखिएगा, आप ये चीजों को याद रखिएगा। जिसको आप छोटी जमात बोलते हो ना, वही छोटी जमात इंशाअल्लाह ताला आपको टक्कर देगी, बीजेपी को टक्कर देगी, आरएसएस को टक्कर देगी और इंसाफ कायम करेगी। क्योंकि आप मुकम्मल तरीके से कांग्रेस के लोगों आप बीजेपी को रोकने में नाकामयाब साबित हो गए। 2 इलेक्शन पार्लियामेंट का गुजर गया, 2 इलेक्शन में आप बीजेपी को रोकने में नाकामयाब हो गए। इंशाअल्लाह ताला एमआईएम बीजेपी को रोकेगी, फासिस्ट ताकतों को रोकेगी इंशाअल्लाह ताला। और जो आप कहते हो हेलीकॉप्टर, क्यों साहब सिर्फ हेलीकॉप्टर से सिर्फ राहुल गांधी जी सफर करेंगे? रणदीप सुरजेवाला साहब सिर्फ आप सफर करेंगे, हमारे नेता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, कोई सुरजेवाला उनका नाम नहीं है, इसलिए वो नहीं करेंगे। मेरे भाई याद रखिएगा कि जितना हक हुकूक आपका है उतना हक हुकूक हमारा भी है। आप हेलीकॉप्टर से चलिएगा इंशाअल्लाह ताला, हमारी गयूर आवाम हमको ताकत बख्श रही है। अभी तो कम जल से हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। और ओवैसी साहब ने हम जैसे नौजवान लोगों को तैयार कर रहे हैं, ये नौजवान भी इंशाअल्लाह ताला हेलीकॉप्टरों से चलेंगे। और आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, आपकी जो नाकामी है, आपको घर पे बैठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी को रोकेंगे, मोदी जी के रथ को रोकेंगे, आरएसएस के एजेंडे को रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कह रहे हैं
कि राजनीतिक विरोधी पार्टियों के खिलाफ सीबीसीआईडी इंजन टैक्स खुला खेल खेल रहा है और दुरुपयोग कर रहा है। क्या कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी पार्टी के सभी लोग ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को कभी मुंह उठाकर नहीं देखा करते? साहब, ये सवाल तो राहुल गांधी जी पर भी होता है। राहुल गांधी जी की ईडी की जांच क्यों नहीं होती? ये क्या बात हुई साहब? ये क्या बात हुई? किसी की भी जांच हो जाएगी साहब? जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई है, हमारे यहां समाजवादी पार्टी के लीडर पिछले बार 2015 के इलेक्शन में ईडी के डर से बिहार चले गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए। गठजोड़ था बीजेपी का। आप लोगों के मुंह में जबान क्यों नहीं आती? ईडी के खौफ से, क्योंकि आपने करप्शन किया है और इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों का ज़मीर अभी मरा नहीं है। वो मुल्क की आवाम का हराम का पैसा नहीं खाएगा इंशाअल्लाह ताला। वो हराम का पैसा नहीं खाएगा और मेहनत और ईमानदारी से हर एक का हक हुकूक दिलाने के लिए वो करेगा इंशाअल्लाह ताला। आपके कांग्रेस पार्टी की तरह, बीजेपी की तरह, तमाम मुख्तलिफ पार्टियों की तरह, राजद जदयू की तरह कई सौ करोड़ रुपए के चंदे नहीं आते जिसका हिसाब बनाना पड़ता है। वहां पर आवाम की मेहनत होती है। किस चीज का आप हिसाब लीजिएगा साहब? हिसाब अगर कराना है तो 70 सालों से कांग्रेस का हिसाब कराइए। कितनी दिनों तक सत्ता में थी और क्या किया, और आज सत्ता से जब बाहर अपोजिशन में थी तो मोदी जी को रोकने के लिए क्या किया, यह सबसे अहम जरूरत है। ये तमाम सवालात कांग्रेस के लोगों ने एमआईएम से किया था। मैं एक एमआईएम का छोटा सा रुकन इस चीज पर अपने नजरिए को, पार्टी का नहीं, अपने नजरिए को रखने की कोशिश किया था और बिहार के लोगों से अदबन ये अपील किया था कि मेरा जान मोहतरम, वोट आपका हक है, आप किसी पर भी इस्तेमाल करिए, मगर यकीनन आप ये देखिए कि 70 सालों से इन लोगों ने बिहार की आवाम के साथ क्या किया है। आज बिहार सीमांचल की बात की जाए तो बाढ़, गरीबी, मुफलिसी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोजगार, नौकरी, इन सारी चीज़ों से महरूम है। मैंने तमाम वीडियो देखा, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बेचारों के तन पर कपड़े नहीं हैं, और इन तमाम नाकामियों को छिपाने के लिए कांग्रेस का एक एमएलए जो 35 साल से एमएलए था, मस्तान साहब, इतने मस्त हो गए कि उन्होंने ओवैसी साहब को हाथ पैर तोड़ने और काटने की बात कह डाली। इतनी ज्यादा गुंडागर्दी, और अफसोस कि इलेक्शन कमीशन और बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इतनी अफसोसनाक बात, जो शख्स पार्लियामेंट, देश के सबसे सर्वोच्च सदन में बैठ करके पूरे देश के बड़े लीडरों के दरमियान में अपनी बात को रखता है, बिहार में उसको हाथ पैर तोड़ने और काटने की बात की जाती है। तो इसका जवाब इमरान बंटी नहीं, बल्कि इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला कल बिहार की गयूर आवाम, सीमांचल की गयूर आवाम देगी इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब, और इसका जवाब मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बिहार की गयूर आवाम, आपसे अदबन अपील है, अदबन दरख्वास्त है कि अपने सियासी शऊर का इस्तेमाल करिए, हिकमत का इस्तेमाल करिए, बहकावे में मत आइएगा। जिस तरीके से ये तमाम प्रोपेगेंडे फैलाएंगे रातों रात, ये अपने इनके पास, ये अपने आप समझते हैं कि हमारे पास कानून का खजाना है, ये तमाम चीजें बांटेंगे आवाम के दरमियान में, मगर इन तमाम चीजों से कोई वो मत करिएगा। ये अफवाहें फैलाएंगे, अफवाहें उड़ाएंगे, इनके अफवाहों में मत आइएगा। ये कहेंगे बैठ गए, समर्थन कर दिया, मगर यकीन रखिएगा कि एमआईएम जिसका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जो उनके कारिंदे हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो डरने और घबराने वाले नहीं, आखिरी सांस तक लड़ेंगे आपके हक के लिए, सीमांचल के हक के लिए, आपको नौकरी के लिए, आपके अस्पताल के लिए, आपके स्कूल के लिए, आपके बच्चों की तालीम के लिए, आपके बच्चों के सरकारी नौकरियों के लिए, आपके बच्चों के रोजगार के लिए इंशाअल्लाह ताला एमआईएम लड़ेगी। मुझे पूरा भरोसा है। मैं एमआईएम को जानता हूं, मैं एमआईएम को पहचानता हूं। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं कि सीमांचल में बदलाव आने वाला है इंशाअल्लाह ताला, सीमांचल में बदलाव आने वाला है। अज़ीज़ान मोहतरम, आगे ये कहते हैं कि आइए बिहार के युवाओं रोजगार
किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, बेटियों का मुफ्त शिक्षा का इंसाफ, शिक्षा, उद्योगों की तरक्की, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों भाइयों को बिहार की तरक्की पक्की वाली महागठबंधन सरकार बनाए। साहब, इतने वायदे आपने कर लिए, अब आप कांग्रेस के लोगों बताओ कि इसके पहले क्या कर रहे थे? घास उबाल रहे थे आप? क्या कर रहे थे साहब? क्या कर रहे थे आप? 35 साल से जो कि हाट में अमौर में कौन मस्तान साहब हैं, वो मस्तान साहब 35 साल से हैं। आज वहां की हालात पासमानदा है। 35 साल से कांग्रेस के लोग विधायक हैं, और आज ये जो आप रोजगार, मुफलिसी, गरीबी का जो दूर करने का वायदा कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आ रही है आपको कि हमने इतना लंबा शासन किया, सत्ता किया? हम उस वक्त जब जनता ने मौका दिया था तब तो आप नहीं कर पाए, आज आप करने की बात कर रहे हैं। तो इनके बहकावे में मोहतरम नहीं आइएगा। मैं जानता हूं कि बिहार की गयूर आवाम जो है वो जानती है, समझती है सारी चीजों को। वो इनके बहकावे में इंशाअल्लाह ताला नहीं आने वाली है, क्योंकि उसने देखा है कि कांग्रेस को शासन को उसने देखा है, 15 साल राजद के शासन को उसने देखा है, 15 साल जदयू के शासन को उसने, बीजेपी को भी देखा है। अब इनके बहकावे में इंशाअल्लाह ताला नहीं आने वाली है। इसलिए मोहतरम जनाब, कांग्रेस पार्टी आज हमसे सवाल करती है, वो बताती है अरे कितना नुकसान जितना कांग्रेस पार्टी ने किया उतना नहीं किया। एक बार कांग्रेस और राजद जो उसकी गठबंधन है, और साथ में बीजेपी जिसके साथ में मिलकर पूरे मुल्क में मुसलमानों के अंदर खौफ बर्पा किया गया। आज हम गुजरात 2002 दंगा, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करते हैं। तो हम कैसे माफ कर सकते हैं कांग्रेस को कि जिसने 1989 में भागलपुर में मुसलमानों का नरसंहार हुआ कांग्रेस के दौर इख्तिदार में, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उससे नफरत भी करना चाहिए, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी नफरत होना चाहिए। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, किसका शासन था मोहतरम जनाब? किसका शासन था? आज कांग्रेस के लीडर सीना फुला करके कहते हैं कि कांग्रेस ने दरवाजा खुलवाया बाबरी मस्जिद का, कांग्रेस ने मूर्तियां रखवाई, ये कांग्रेस ही है। मोहतरम जनाब, इनके बहकावे में मत आइएगा। 1980 में मुरादाबाद में ईद के दिन मुसलमानों का नरसंहार हुआ, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी साहब। 1984 में हाशिमपुरा में मुसलमानों को पीएचसी के लोगों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद मुस्लिम कायदीन डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब बरवक्त की कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के पास गए, और उन्होंने कहा कि ये जो 42 मुसलमानों का नरसंहार हुआ हाशिमपुरा में, ये गलत हुआ है। तो मालूम है कि कांग्रेस के लोगों को क्या जवाब दिया था इंदिरा गांधी जी ने? इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि अब्दुल जलील फरीदी साहब आप घबराएं नहीं, हम पीएससी की तनख्वाह बढ़ा देंगे। क्या कहा था? हम पीएससी की तनख्वाह बढ़ा देंगे। किस पीएससी की तनख्वाह बढ़ा देंगे? जिस पीएससी ने 42 मुसलमानों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था। हाशिमपुरा का वो कांड था, उसमें बरवक्त की कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, मरहुमा इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हम पीएससी की तनख्वाह बढ़ा देंगे। तो अज़ान मोहतरम, ये कांग्रेस आज कह रही है, बीजेपी का इल्जाम लगाने की बात कर रही है। और मैं ये बार बार कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि आरएसएस मुल्क में पॉलिटिकली चीफ के तौर पर काम कर रही है, जिसकी तमाम शाखाएं, तमाम विंग्स हैं। उसकी पॉलिटिकल विंग्स भारतीय जनता पार्टी है, और आरएसएस की सेकुलर नाम निहाद सेकुलर विंग्स वो कांग्रेस है। दोनों में कोई फर्क नहीं। जब सॉफ्ट कॉर्नर आरएसएस को इस्तेमाल करना था तो उसने कांग्रेस का इस्तेमाल किया, जब हार्डकोर पॉलिटिक्स करना था तो उसने बीजेपी को सत्ता पर बैठा दिया। ये दोनों एक ही हैं। अगर ये दोनों एक नहीं होते तो आज इतना नुकसानात मुल्क को नहीं झेलना होता। मेरा जी साथियों, कल वोट का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट आप लोग करिए
और एक अच्छे नुमाइंदे का इंतखाबात करिए, सीमांचल के हक इंसाफ के लिए लड़िए। इस वक्त हमारे दरमियान में तमाम लोग हैं और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया होगा और शेयर के ज़रिए से हमारी बात बिहार के गयूर आवाम तक पहुंचाइएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये 70 साल से ये इल्ज़ाम लगाते चले आ रहे हैं। काशीराम जी भी जब कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे, जनसंघ के खिलाफ खड़े हुए थे, बीजेपी के खिलाफ अपने समाज को जब एकजुट कर रहे थे, तो उस वक्त भी यही इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये जनसंघ के एजेंट है, बीजेपी के एजेंट है, आरएसएस के एजेंट हैं। ये हमेशा इल्ज़ाम इस तरीके के लगे हुए हैं। अगर ये आपको दामाद तो बना सकते मगर हिस्सेदारी नहीं दे सकती। एमआईएम आज हिस्सेदारी ले रही है।